गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश जोशी और आज आपके बीच आया हूं केमिकल बॉन्डिंग के वीडियो नंबर 6 को लेकर के। इससे पहले जो हमने 5th वीडियो दिया था उसमें हमने ऑक्टेट रूल को समझा था और फिर लुईस कॉन्सेप्ट के आधार पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी सीखी थी। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि हर एक जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वह कंप्लीट नहीं होता है और वो भी जो लुईस कॉन्सेप्ट ऑक्टेट रूल जो था वो भी बहुत सारी कमियां छोड़ के गया है। उसकी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ और थ्योरीज का जन्म हुआ है आगे, जैसे वीपीटी हुआ या फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरीज हुआ या फिर एमओटी हुआ। तो उसकी कुछ लिमिटेशन है, उसके बाद हम ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जिक्र करेंगे। तो जो ऑक्टेट रूल की जो लिमिटेशन है, कमियां हैं, सीमाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं और फिर आगे वीबीटी की बात करेंगे। तो अगर हम लिमिटेशन की बात करें लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, स्टेप 1, अगर हम पहले कोई कमी की बात करें तो इसकी एक मुख्य कमी क्या थी कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल प्राप्त हुए हैं या हैं जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो हम लिख सकते हैं सेंट्रल एटम, ये इसकी एक कमी है। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। सपोज वी कंसीडर द BeCl, क्लियर। जो लुईस ने कहा या ऑक्टेट रूल में हमें क्या बताया गया है कि कोई भी एटम हो, चाहे सेंट्रल हो या सराउंडेड एटम हो, कॉर्नर एटम है, वो अपना क्या करते हैं, ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं और फिर क्या होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इस मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन हुआ है तो इसमें आप देखेंगे सेंट्रल एटम बेरिलियम और उससे अटैच सराउंडेड एटम कौन से हैं, क्लोरीन है। अगर इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आपको पहले ही पता है जो बेरिलियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 4, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, हमने ये यहाँ पे शो कर दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद जो यहाँ पर जो प्रत्येक के साथ सराउंडेड कॉर्नर एटम है वो कौन सा है, क्लोरीन। अब आप देखेंगे ये तो कॉर्नर एटम का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन अगर हम इस बेरिलियम की बात करें तो इसका जो सराउंडेड जो इसने जो कोवलेंट बॉन्ड बनाया है क्लोरीन के साथ और उनको इंक्लूड किया जाए तो 1 2 बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 4। तो इनकम्प्लीट है। तो एक इसकी एक लिमिटेशन है। अगर हम दूसरी इसकी कमी की बात करें तो इसने कहा था, भले ही इसका खंडन हो चुका था आगे, उसी में हमने परसों भी जिक्र किया था, लेकिन ऑक्टेट रूल के हिसाब से सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे कॉर्नर एटम हो या सेंट्रल एटम हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल भी प्राप्त हैं जिनमें सेंट्रल एटम में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं PCl5 की, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अगर इसकी बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूल होगा 5
कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे पीसीएल के बीच में कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे आप अगर देखेंगे, यहां पे अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह से, तो आपको दिखने में आएगा कि जो सेंट्रल एटम फास्फोरस है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे, जो मोर देन 8, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, जैसे IF7 की बात करें, IF7 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे। या फिर H2SO4 की बात करें, H2SO4 में सेंट्रल एटम S, इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से। तो यहां पे अगर इस सेंट्रल एटम की बात करें इसकी, तो यहां पे देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12। तो कहने का तात्पर्य है कि इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिसको आगे उजागर किया गया है। और भी अगर हम बात करें, इसको अगर आपने नोट कर दिया होगा, इसके अनुसार जब भी कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, चाहे कॉर्नर एटम की बात करें, सेंट्रल एटम की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल में वो इवन नंबर होने चाहिए थे। किसके अनुसार, लुईस कॉन्सेप्ट या ऑक्टेट रूल के अनुसार। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल प्राप्त हैं जिनमें ऑड नंबर या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आर नॉन, मतलब हैं, उपलब्ध है। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात अगर हम करें तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO, NO की अगर बात करें तो NO का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे, आपको पता है ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 मेंशन किए, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 मेंशन किए, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, टोटल नंबर ऑफ अगर टोटल नंबर दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। चलो इस हद तक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन के तो हैं 8, क्या नाइट्रोजन के हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल मिलाकर के इसमें आप देख रहे हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस टोटल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है टोटल मॉलिक्यूल में वो ऑड नंबर में है, जबकि ऑक्टेट रूल के अनुसार ऐसे नहीं है। क्लियर। और भी एग्जाम्पल है, सपोज आप अनोटी की बात करें, इसको भी अगर आप काउंट करेंगे, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां पर भी आपको ये गलती देखने को मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य है जो इसने कहा है वैसा है नहीं। और जो इसका एक और अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो इसने कहा था कि भाई बोला ही था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, यानी इनर्ट गैस के बराबर कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहेगा कोई स्टेबल होगा, तो इनके अनुसार क्या होना चाहिए, जो इनर्ट गैस है कोई तो उसके बराबर करे, क्या वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। अकॉर्डिंग टू लुईस या फिर ऑक्टेट रूल के अनुसार हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कि बिल्कुल जो इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, वो कभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। लेकिन देखा गया है और बिल्कुल नेचर में भी उपस्थित है, हम आर्टिफिशियली फॉर्मेशन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ जीनोम आर नोन, उपलब्ध हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बार नाम सुना होगा HCF2, बिल्कुल है, HCF4 है, HCF6 है, XeOF2, XeOF2, यानी कि इतने मॉलिक्यूल उसके अनुसार नहीं है जबकि उपलब्ध हैं। तो इन सब लिमिटेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि इतनी सक्सेस नहीं हुआ है ऑक्टेट रूल। भले ही स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिली है,
हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने सीखे हैं। फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं इस पर आधारित है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, वीबीटी, जो आज का हमारा टॉपिक भी है। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड। अब ये थ्योरी है, आपके सिलेबस में है, इसको हम समझने का जिक्र करेंगे। सबसे पहले यह थ्योरी दी किसने है, तो एक साइंटिस्ट हुए हैं हिटलर एंड लंदन। इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था 1927, और जो लीनियस एंड पॉलिंग, दो साइंटिस्ट फिर वे हैं जिन्होंने 1930 में इस सिद्धांत को एक प्रकार से विस्तारित किया, ठीक है ना। और इसी आधार पर जो ये दो साइंटिस्ट हैं, लीनियस एंड पॉलिंग, इनको 1954 में नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर? तो ये भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन है, काम के क्वेश्चन है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, इसको सबसे पहले दिया था हिटलर एंड लंदन 1927 में। इसका विस्तारीकरण किया था लीनियस एंड पॉलिंग ने 1930 में। और इसी आधार पर इन दो साइंटिस्टों को, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाने की कोशिश की थी, 1954 में इन्हें क्या दिया गया, नोबेल प्राइज। अब इसके जो पोस्टुलेट्स हैं उनकी हम बात करेंगे कि इस थ्योरी में क्या क्या पॉइंट उन्होंने दिए हैं, उनका हम जिक्र करने वाले हैं। जिसके मेन पोस्टुलेट्स जो हैं उनके जिक्र करने वाले हैं। नंबर, पहले इन्होंने क्या कहा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया है, जो भी थ्योरीज है ये कोवेलेंट बॉन्ड पर आधारित है। चाहे किसी की बात करो, आपकी जो ये चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, दो एटम के एक दूसरे के पास आकर कम क्लोज टू ईच अदर, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के कारण होता है। ध्यान रखना, यहां पे ओवरलैपिंग एक वर्ड आ गया है, ओवरलैपिंग एक वर्ड आ गया, ये है यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द, यहां पे इस थ्योरीज का जन्म है। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दो एटम के एक दूसरे से पास आकर उनके एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग, अतिव्यापन के पहला पॉइंट क्लियर। हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं, किताबों में क्या है आधार वही मान करके जो उन्होंने कहा अपने हिसाब से डेफिनेशन बना रहे। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, ओवरलैपिंग उन ऑर्बिटल्स के बीच होती है जो
सीधा डायरेक्ट हम लिख सकते हैं हाफ फील्ड होते हैं। क्या होते हैं? हाफ फील्ड होते हैं। दो पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, एटम आर कम क्लोज टू ईच अदर एंड देयर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। एंड सेकंड वन, ओवरलैपिंग केवल उन ऑर्बिटल के बीच में होगी जो अपने आप में क्या होंगे? इनकम्प्लीट होंगे। अगला पॉइंट, नंबर जो आपका तीसरा जो हम पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं उनमें उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट अपोजिट स्पिन का होता है या होना चाहिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। सपोज दैट हम कोई एक एस ऑर्बिटल ले रहे हैं और वो दूसरा एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, तो ओवरलैपिंग, सपोज इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसका ओरिएंटेशन कुछ क्लॉकवाइज है, तो वो उसके साथ करेगा जिसका एंटी क्लॉकवाइज है। ओवरलैपिंग उनके बीच में होगी। क्लियर? और या फिर हम इसको इस ढंग से ले सकते हैं, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन अपर हेडेड एरो, डाउन हेडेड एरो, ओवरलैप टू ईच अदर, इन्होंने आपस में ओवरलैप किया और कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हुआ, इसका ये, इसका ये, तो आपने क्या देखा? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, उसका जो स्पिन होगा वो अपोजिट स्पिन होगा, तभी प्रॉपर क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लियर? एक इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, जितना प्रभावी इफेक्टिव अतिव्यापन ओवरलैपिंग होता है, बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर? क्योंकि ओवरलैपिंग, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आगे की बात आ रही है। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं यहां पे कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि आपको बताने के लिए और जिक्र भी करने वाले हैं कि क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो अक्सर एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, उसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो कुछ ज्यादा होती है, तो वहां पे बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। क्लियर? तो यहां पे एक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जितना प्रभावी अतिव्यापन होता है, बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। हैशटैग नंबर 5 हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 5 की। बॉन्ड के, ये तो आपको पहले भी पता है, यहां पे इसने जिक्र भी किया है, फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है।
एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और एक पॉइंट आप और भी लिख सकते हैं, बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसकी लंबाई उतनी ही कम होती है। क्लियर? यानी कि आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ बॉन्ड। क्लियर? एक पॉइंट ये हो। और एक पॉइंट का जिक्र और किया गया है, कुछ किताबों में किया गया है, कुछ किताबों में नहीं किया गया है। दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच हुआ या ओवरलैपिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कह सकते हैं। ओवरलैपिंग बॉन्ड की दिशा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन का निर्धारण करते हैं। ओके, क्लियर? कहने का तात्पर्य है, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था, आप अगर मेरे वीडियो को पहले देखेंगे तो उसमें कई बार जिक्र आया है कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर Na की बात है, Na प्लस है, ठीक है, यहां पर Cr माइनस, यहां से भी अट्रैक्शन हो सकता है, इधर भी होगा तो अट्रैक्शन हो सकता है, यहां पर भी होगा तो आपस में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो तो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सपोज ये फिर से बात आ रही है, अगर हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात करें, ये फ्लोरीन का है, ये हाइड्रोजन का है, अगर फ्लोरीन का है तो हम इसको इस ढंग से, अभी आगे जिक्र होने वाला है, मैंने इसको इस ढंग से, इसको इस शेप में क्यों बनाया, क्योंकि फ्लोरीन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आने वाला है, पी ऑर्बिटल डबल शेप होता है। तो कहने के बाद यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी, इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगी यहां पे। क्लियर? तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो कहने का तात्पर्य है अगर एच एफ की बात हो रही है तो ये जो बॉन्ड का जो डायरेक्शन होगा कुछ यही तो होगा जहां पे ओवरलैपिंग होगी, कि या ऐसा होगा, फिर बॉन्ड इधर बन गया और एफ इधर जुड़ गया, ऐसा तो होगा नहीं। कहने का तात्पर्य है जहां पे ओवरलैपिंग होती है वो दिशा का निर्धारण करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, और इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। क्लियर? और इसमें लगभग इतनी ये थ्योरी है, और इसके आधार पर एक पॉइंट और, 8वां पॉइंट, %50 से कम अतिव्यापन के कारण, या हम कह सकते हैं ओवरलैपिंग के कारण से ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब आप बोलेंगे ये क्या है, इससे मतलब समझे आप कि सपोज ज्यादा, अगर 50% से ज्यादा की अगर बात हो रही है, सपोज ये कोई 2 ऑर्बिटल है, या इसको ही ले लें आप, इसको ही ले लें,
ओवरलैपिंग अगर इतनी तक हो रही है तो ठीक है, अगर ओवरलैपिंग सीधा ऐसी हो रही है, ऐसी, भाई तो क्या होगा, जो दो एटम हैं उनके जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट में आ जाएंगे। कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज आपस में आएंगे तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। यानी कि इसके लिए क्या शर्त है, अगर 50% से कम ओवरलैपिंग होती है, अगर ओवरलैपिंग केवल इतनी होती है जैसे हम दिखाए रहे हैं, ये यहाँ पे ये न्यूक्लियस, यहाँ पे ये न्यूक्लियस का, तो ओवरलैपिंग क्या हो रही है, लेस देन 50%, और इससे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये सारे इतने सारे पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 9 में भी लिख लीजिए आप, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से दो प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पॉइंट नंबर ए, यदि एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, किसके बीच में, एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, कौन कौन सी, एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दो प्रकार के बॉन्ड मैंने जिक्र किया है। तो अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल इसको हेड ऑन, ठीक है ना, जैसे हेड ऑन का मतलब या तो एक्सियल, ये एक्सियल है, क्योंकि आपको मैं हमेशा बताऊंगा जो जहां पर भी एस ऑर्बिटल की बात आती है, एस का शेप होता है राउंड, जहां पर भी आपको एस दिखेगा वहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि इसकी आप क्या मतलब, ये जो एस है ये कहीं से भी घुमाओ ये बनाएगा क्या है, क्या फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। या फिर हेड ऑन की अगर हम बात करें कुछ इस तरह से, एस का तो कहीं से भी रख लो, इसका हेड, इसको भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, या फिर पी, और फिर दूसरे का अगर हम इसके दूसरे पी के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करें यहां, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग, और इससे हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बी, इसी के बी पॉइंट की बात करें तो आप कह सकते हैं कि या तो साइड वाइज, या फिर हम कह सकते हैं लैटरल, या हम कह सकते हैं पैरेलल। जो ओवरलैपिंग होती है ये तो हो गई आपकी हेड ऑन, ठीक है ना। अगर ऑर्बिटल हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, साइड वाइज या लैटरल, ठीक है ना, एक दूसरे से इस ढंग से मिल रहे हैं, तो उसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी कि अगर हमारा कोई ऑर्बिटल ये है, ये पी ऑर्बिटल है, दूसरा भी पी ऑर्बिटल है, ये आपस में एक दूसरे से नजदीक आएंगे तो कुछ इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, क्या हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर साइड वाइज, पैरेलल, लैटरल कुछ भी कहें, ओवरलैपिंग होती है तो इस कंडीशन में हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, तो इस प्रकार से हमने इतने 9 पॉइंट हमने नोट किए। वीबीटी जो हिटलर ने लंदन में 1927 में इसको प्रपोज किया था, और बाकी इस पे आगे जो कार्य किया था, सफल कार्य किया था, वो लिनियस पॉलिंग और स्लैटर इन्होंने 1930 में किया था, और इसी आधार पर इनको 1954 में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था। उसके जो भी पोस्टुलेट्स थे उनको हमने यहाँ पे मेंशन किया है।
पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हमने जिक्र किया है, उनको समझने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे वीपीटी का नियम। अब हम बात कर रहे हैं जो ऑर्बिटल अभी भी मैंने बात की है उनका हम जिक्र करने वाले हैं। सपोज हम सबसे पहले बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। अभी जो हमने कहा उसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं और फिर ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा ना हो तो बीच में हमें रोकना पड़ेगा। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन मैंने आपको कहा है कि एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सपोज हम H2 के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। H2 का जो फॉर्मेशन होता है, एक H दूसरा H, जब दो हाइड्रोजन परमाणु कम क्लोज टू ईच अदर टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी बात हम करते हैं, हमें पता है कि पहला मेंबर है 1s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ठीक है ना। इसको हम केवल ऐसे भी शो कर सकते हैं क्योंकि हमने जिक्र किया था कि जो स्पिन होता है वो क्या होता है, अपोजिट स्पिन, ठीक है ना यहाँ पे। या फिर हम इसको राउंड शेप भी दिखा सकते हैं और ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसको भी राउंड शेप, ये न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन, आपस में इनकी आपस में ओवरलैपिंग हुई। हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं, ऊपर तो बना H2, इनके और इनके बीच में एक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे हम कह सकते हैं, उसका फॉर्मेशन हो चुका है 1s2, ठीक है ना। या फिर इसकी बात अगर हम करें तो इनके बीच में ये एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हुई कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा छोटा हुई, इस प्रकार से ओवरलैपिंग हुई। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, हमेशा यहां पर एक्सियल ओवरलैपिंग, मैंने पहले भी बताया है, S की एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, H2 का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर अगर आपको दिख रहा है, यहां पर हमेशा कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड, क्लियर, हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम एक S और एक P का एग्जांपल दें, सपोज अगर हम बात करने वाले हैं HF के मॉलिक्यूल, तो फिर वही करना पड़ेगा हमें, इधर से H, यहां से फ्लोरीन, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 9, कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं 1s1, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4 5 9। ऑर्बिटल के रूप में अगर हम दिखाएंगे 1s1, ओके, यहां पर अगर हम दिखाएंगे 1s2, 2s2 और 2p5, 1s2, 2s2, हुंस रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4, इसको हम मान सकते हैं 1s, 2s, 2px, 2py और 2p। आपने केवल क्या देखा, मैंने पहले भी बताया है कि ओवरलैपिंग किन ऑर्बिटल के बीच होगी, जो हाफ फील्ड होंगे, इस पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी हाफ फील्ड, ये भी 2pz जो है ये भी हाफ फील्ड, इनके बीच में क्या होने वाला है, ओवरलैपिंग होने वाली है। तो इसको, क्योंकि S को हमेशा राउंड से, इसकी क्योंकि यहाँ पे जगह की ये कम है, ठीक हो गया, ये p ऑर्बिटल और p का यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसको आप दिखाने के लिए, क्योंकि हम भी बोल रहे हैं समझने के लिए, ऐसा ओरिएंटेशन दिखा सकते हैं, इसका आपस में ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, क्लियर, क्योंकि S है हमेशा फॉर्मेशन किसका होगा, क्लियर।
अगर आगे फिर pp ऑर्बिटल की एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। ये क्लियर? इसको आप नोट करेंगे, इसको मिटा रहा हूं। क्योंकि अभी मैं सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं तो केवल सिग्मा बॉन्ड को ही जोड़ूंगा, पाई बॉन्ड का यहां पे जिक्र नहीं करने वाला हूं। सपोज अगर आप बात करते हैं N2 मॉलिक्यूल की, ठीक है ना, तो N परमाणु क्रमांक 4, कॉन्फ़िगरेशन 2 5, ठीक हो गया। 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 1s2 2s2 किसी एक ऑर्बिटल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जो ओवरलैपिंग होगी px py जो दिखाएंगे, ठीक है ना, एक तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, बाद में इसी के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं। यहां पर मैं केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये px है, py pz है, px py pz, तो इसमें जो एक ऑर्बिटल है, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये सपोज ये, ठीक है, एक की बात कर रहा हूं। दूसरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ये, आपस में ओवरलैपिंग हुई और फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो। अगर आपको दिख रहा है तो यहां पर भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आपने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन में क्या देखा? SS किसी भी ढंग से जोड़े, राउंड शेप है, कहीं से भी जोड़ दो, फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड का ही होगा। SP कभी भी, मैंने कहा है S जहां पर भी होगा, S और P अगर इनकी बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो हमेशा फॉर्मेशन किसका होगा? सिग्मा बॉन्ड का होगा। लेकिन अगर P और P की एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो हमेशा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए 3 कंडीशन आपने समझी। आगे बात करते हैं पाई बॉन्ड। मैंने पहले ही जिक्र किया है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। 1 मिनट, चौक। जो पाई बॉन्ड है, पैरेलल, और इसी को लैटरल भी कहीं बोल लेते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग, और एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर? एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज, ठीक है ना। यहां पर पैरेलल नहीं, सॉरी एक्सियल नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? तो यहां पर सिंपल सी बात है, हम एग्जाम्पल कुछ भी लेते हैं। सपोज मैं ऑक्सीजन गैस की बात करता हूं, O2 मॉलिक्यूल के बनने के फॉर्मेशन की बात करते हैं, उसमें हम देखेंगे कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा। और एक चीज हमेशा माइंड में रखना, जब भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वह कभी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है उससे पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा। यानी कि जब भी जहां पर पाई बॉन्ड होता है, सपोज किसी भी मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड भी अवश्य होगा। यह भी ध्यान रखना। और सिग्मा बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में केवल एक ही होता है। अगर बॉन्ड है, सपोज आगे की बात आ रही है, ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो इनमें पाई कितने भी है तो सिग्मा बॉन्ड भी होगा, एक ना एक सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा। बात करते हैं O2 के फॉर्मेशन की। अब O2 का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, एक यहाँ पे एग्जाम्पल तो समझने वाले हैं और फिर आपको समझ में आ जाएगा। O2 की बात हो रही है, तो O2 में 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में, जो इनका एटॉमिक जो नंबर है आपको पता 8, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन जो SPDF में लिख रहे हैं सीधे 1s2 2s2
2p4 1s2 2s2 2p4 दोनों की बात हो रही है। अगर हम इसको बॉक्स के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं तो इसको भी देख लीजिए इस तरह से, या फिर यहाँ पर भी 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p। यहां पे आप देख रहे हैं 1s 2s 2p 1s 2s 2p और 2p का भी px py और pz, px py और pz। आपको मैंने पहले ही कहा है कि ओवरलैपिंग केवल किनके बीच में होगी, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे। यहाँ पे px को आप देख रहे हैं दोनों जगह फुल्ली फील्ड है, यानी कि क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही पाए जाते हैं, अपोजिट स्पिन के होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो सिंगल ही इलेक्ट्रॉन। तो समझने के लिए केवल क्योंकि अपोजिट स्पिन है इसको मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूँ क्योंकि ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना। अब हम px और py को बनाने वाले हैं, ठीक है ना, सॉरी py और pz को बनाने वाले हैं दोनों के, और उसी के आधार पर हम अगर इसकी बात करें क्योंकि हमने केवल ओवरलैपिंग करनी है तो थोड़ा सा छोटा छोटा बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर ये px इसको हम थोड़ा सा इस तरह से दिखाएं, ठीक है ना। पी वाई और पी जेड की बात हो रही है ना, पी एक्स तो पहले ही फुली फील्ड है, उसको इसमें जिक्र नहीं करेंगे, और ये है आपका पी वाई, ठीक है, प्लस इसके भी पी एक्स पी वाई, एक्स को हम थोड़ा समझने के इस पे भी लिखे पी वाई और पी जेड, पी वाई और पी जेड, ठीक है। आप देख रहे हैं इस एक्सिस के ठीक ये 90 डिग्री एंगल पे होता है। यहां पर भाई ये सिंपल सी बात है, कोई भी एक्सिस है, ये सपोज एक्स एक्सिस है तो इसकी वाई एक्सिस ऐसी होगी, या फिर ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस ऐसी होगी, ठीक है ना। तो उसके ठीक कितने एंगल पे होगा 90, उस पर भी अगर एक दूसरा 90 एंगल जो हम आगे जिक्र करने वाले होंगे उनमें भी क्या होगा, उनमें ऐसा होगा कुछ 3 डायमेंशनल होगा, 1 2 3, ठीक है ना। यहां पे तो 3D हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन एज इमेजिन हम कर रहे हैं कि इसके ये क्या होगा 90 डिग्री एंगल पे होगा, कौन सा, ये समझ लो। आपस में अब इनके बीच में क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे से क्या आएंगे, नजदीक आएंगे। नजदीक आएंगे तो सबसे पहले देखो जब ये नजदीक आएंगे तो क्या डायरेक्ट ये मिलेंगे, सोचने वाली बात है, पहले कौन मिलेंगे, ये मिलेंगे। मैंने तभी कहा है कि कभी भी अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला होगा तो उससे पहले सिग्मा बॉन्ड पहले ही बन चुका होगा, क्लियर। यहां पे इसके एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाएगी और कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, इसको हम अगर दिखाएंगे हो गई सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, और उसके बाद ये आपस में नजदीक आएंगे और इनके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, लैटरल ओवरलैपिंग होगी, और फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पर क्या, इसके बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपस में, ऐसे ही, ये तो ऐसी स्थिति रहेगी, इसको आप ऐसे ही ले लीजिए और ये नजदीक आ गए, ठीक है ना, नजदीक आ गए, और ये क्या बन गया यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड बनने के लिए यहां पर किसकी बात हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग बात हो रही है। इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा बढ़ा करके इसी में दे रहा हूं क्योंकि टाइम की बचत भी हो जाएगी आपकी समझ में, पहले ही आ चुका है वैसे। अगर हम इसको ऑक्सीजन न मान करके इसको अगर हम नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मानते,
एटॉमिक नंबर 7 2p3 केवल यहां पे क्या होगा, p3 है तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अब फिर वही बात आ रही है, क्या बात आ रही है, यहां पर जो हमारे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल 3 हाफ फिल्ड है और तीनों आपस में करेंगे, तो इसको मैं यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये यहाँ पे px py और pz तीनों क्या है, खाली है। ये px, ठीक है, यहां पर इसके ठीक 90 डिग्री एंगल पे py, क्योंकि यहां पर मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा, लेकिन आप इमेजिन कीजिए इसका भी 90 डिग्री एंगल जो होगा वो कुछ इस तरह से, और इसको मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं पूरी तो समझाने के लिए। दूसरी कंडीशन भी वही 90 डिग्री एंगल पे py, और जो pz है उसके भी 90 डिग्री एंगल पे, वो इसके पीछे है। अब यहाँ पे तो ब्लैक बोर्ड पर तो 3 डायमेंशनल हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए, आपस में ये नजदीक आएंगे तो पहले एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, कुछ इस तरह से हो गई। ठीक है बेटा, अब ये जो है ये py pz, तो py और py के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन, नजदीक आए, पैरेलल ओवरलैपिंग हुई, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, pz और pz के बीच में एक दूसरा फॉर्मेशन। इसको हम थोड़ा सा इस ढंग से दिखा रहे हैं, एक पाई बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड, जबकि यहां पर कौन सा बना है, सिग्मा बॉन्ड। आपने क्या देखा, आपने यहां पे क्या पकड़ा, अगर कोई डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक इससे पहले वहां पे ये pz नहीं था, केवल 2 थे, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर पाई बॉन्ड में आपको पूछा जाए तो पाई बॉन्ड में, क्योंकि एक तो एक्सियल होगी, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक डबल बॉन्ड की बात हो रही है, एक पाई बॉन्ड, किसमें, डबल बॉन्ड में। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड जो यहां पर है, क्योंकि N2 के आपस में, N के परमाणु आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो जैसे यहां पे है, तो ट्रिपल बॉन्ड में आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो एक हो गया सिग्मा बॉन्ड और 2 हो गया आपके पाई। तो इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से पीपी ऑर्बिटल के साइडवाइज ओवरलैपिंग के कारण पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। वीडियो अभी हमें इसमें कुछ और भी करना है, डिफरेंस करने हैं, इसको हम आगे की वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है। तब तक के लिए बने रहे मेरे वीडियो के साथ, तुरंत 7वां वीडियो लेके आऊंगा आपके बीच में, तब तक के लिए धन्यवाद।